नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले के 7 चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो वहीं से ये आगे बढ़ते हुए एक ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में शुरुआत में जो बताया गया है कि एक बच्चा है प्रभाकर, वो लोहारों को काम करते हुए देख रहा है कि किस तरीके से लोहार लोहे को पीटते हैं, गर्म करते हैं और उसे दूसरे औजारों में उसे बनाते हैं, ढालते हैं। तो जब प्रभाकर को ये सब देख करके मज़ा आ रहा था, यानी कि उसे अच्छा लग रहा था कुछ देखने में, तो उसी को एक बेस मानते हुए इस चैप्टर में आगे बताया गया है कि आखिर ये जो लोहे का जो काम है, जो कि धीरे धीरे आज हमारे समय में नॉर्मल काम है, एक ये इसकी खोज कैसे हुई, कैसे ये धीरे धीरे करके आम चलन में आया। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लोहे के औजार और खेती। यहाँ पर आप देखिए चित्र में कुछ औजार दिए गए हैं लोहे के, जो कि पुराने समय में यूज होते थे। जैसे कि इसे बोलते हैं हसिया, ये होगी कुल्हाड़ी और ये होगी सड़ासी। ऐसे ही इसी तरीके के जो नॉर्मल हथियार हैं जो कि हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो लोहे का प्रयोग जो कि आज के समय में एक आम बात है और लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो महापाषाण कब्रें थी। महापाषाण मीन्स बड़े बड़े पत्थर जहाँ कब्रों के बाहर रखे गए थे, तो वहाँ पर लोगों की डेड बॉडी के साथ में बड़े बड़े औजार और हथियार भी मिले थे। करीब 2500 वर्ष पहले लोगों के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनसे फ़ायदा क्या होते थे, जैसे कि उस समय जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियों की ज़रूरत पड़ी। जुताई के लिए जो हल्के जो फाल हैं वो लकड़ी से लोहे में परिवर्तित हुए। तो लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ज़मीन में आसानी से वो लोग खुदाई या फिर जुताई कर सकते थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे सिंचाई के मामले में, जैसे कि समृद्ध गांव, यानी कि जो गांव जहां पर खेतीबाड़ी अच्छी होती थी। समृद्ध गांव के बिना राजा और उनके राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब खेतीबाड़ी नहीं होगी, गांव समृद्ध नहीं होंगे, तो राजा लोगों को टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो जिस तरह से कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई मीन्स जैसे पहले धान को या जौ को वो कैसे पैदा करते थे, बीजों को फेंक करके, जिससे बहुत सारे पौधे मर जाते थे, तो खेती कम होती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनकी जो रोपण करना शुरू कर दिया, उनकी पौध को उगाना शुरू कर दिया, जिससे अधिकतर पौधे बच जाते थे। तो इस तरीके से जो खेती है उसमें धीरे धीरे विकास आया। और उसी तरह से जो सिंचाई है वो भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। तो धीरे धीरे जो गांव हैं वो सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाने लगे थे, और इससे धीरे धीरे सिंचाई में फ़ायदा होने लगा था। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, और नीचे कुछ खाली जगह दी गई हैं, आपको उनमें इनके मुताबिक से सही से भरना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, पहला पॉइंट है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, और ये धन वो किसानों से टैक्स लेते थे, कर लेते थे। तो यहाँ तीसरे नंबर में क्या आएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा कि कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन सिंचाई से ही संभव था। तो फिर सिंचाई कौन सुविधा देगा, राजा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, ये यहाँ पर आ जाएगा। और लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। आगे की जो बात है, जब लोगों ने परिश्रम किया, राजा ने सिंचाई की योजना बनाई, धन खर्च किया, तो कृषि उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है लास्ट में, क्या, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। इसे हम डाल देंगे 9 नंबर में, और इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट हो जाएगा तैयार। आप लोग भी जब ऐसा चार्ट तैयार करते हैं तो उसको अच्छे से सोचिए। अभी बात आती है कि गाँव में उस समय कौन रहते थे, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और जो उत्तरी हिस्से हैं, इनके जो अधिकांश गांव हैं उनमें कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इन लोगों के नाम आप याद रखिए। जैसे कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी रहते थे, जिन्हें बोलते थे वेल्लला। साधारण जो हलवा थे उन्हें बोलते थे उनवार। और जो भूमिहीन मजदूर भी रहते थे या दास, जिन्हें कड़ेसियार और अदमई कहलाते थे। इनके नाम याद रखना, बड़े भूस्वामी बेल्लला, साधारण जो हलवा थे उन्हें उनवार, और जो भूमिहीन मजदूर या फिर दास थे उन्हें बोलते थे कड़ेसियार और अदमई।
और देश का जो उत्तरी हिस्सा है नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर जो गांव का प्रधान व्यक्ति था उसे ग्राम भोजक कहते थे। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि इसे एक आनुवंशिक पद बना दिया था, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जैसे कि जमींदार होते थे। और साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर, अगर क्वेश्चन आता है कि ग्राम भोजक खुद खेती करता था या फिर इनके दास और मजदूर काम करते थे, तो ज़्यादातर इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर ही काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने की वजह से अक्सर जो राजा लोग हुआ करते थे उस एरिया के, वो भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। और कभी कभी ये लोग न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, यानी खुद ही डिसीजन दे दिया करते थे। पूरे के पूरे गांव में ग्राम भोजकों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे स्वतंत्र कृषक होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या बोलते थे इन्हें? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ये लोग, जिन्हें दास या कर्मकार बोला जाता था, इन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीन तमिल रचनाओं की बात करें तो तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें बोला जाता है संगम साहित्य। इन्हें संगम साहित्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि मदुरई, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। मदुरई में जो कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ पर जो भी रचनाएं होती थी उनको संकलन करके संगम साहित्य में लिखा जाता था। तो गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। जैसे कि मैंने बताया था ऊपर, वेलला या फिर उनगार, ये सभी लोग भी तमिल साहित्य में आते थे। तो संगम साहित्य की जो रचनाएं हैं वो करीब 2300 साल पहले की गई थी। अभी यहाँ पर अगर हम नगरों के बारे में बात करें कि पुराने समय के नगरों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो कुछ जातक कथाएं हैं, कुछ पुरानी यात्रा विवरण हैं, उनसे द्वारा जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि पहले के समय में इस तरीके की व्यवस्था रही होगी। तो जातकों के बारे में हमने सुना है। जातक क्या होते हैं? ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित होती हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु उस टाइम पे होते थे, उन्होंने इन जातक कथाओं का संकलन किया, खास करके उन जातक कथाओं का जिनसे कि लोगों को शिक्षा मिलती है। और इसमें उन्होंने यह बताया कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है, यानी कि कुछ शिक्षाएं दी हैं कि लोग अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो कैसे धीरे धीरे धनी बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक निर्धन की चतुराई के बारे में कहानी दी है कि शहर में एक गरीब इंसान रहता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था। तो उसने उस चूहे को बिल्ली के भोजन के लिए एक भोजनालय में बेच दिया और एक सिक्का लिया। एक दिन बहुत ज़ोर से आंधी आई और राजा का जो बगीचा था वो पूरा का पूरा वहाँ पर टहनियाँ और पत्तों से टूटने से भर गया। अब उसका माली उसे साफ़ करने के लिए परेशान हो रहा था। तो वो इंसान, जो युवक था, जो गरीब युवक, वो जाकर के उस माली से मिला और उसने बोला कि अगर मैं बगीचे की सफाई कर दूं तो क्या आप ये लकड़ियां और पत्ते उसे दे देंगे? तो वह माली तुरंत मान गया। तो वहाँ पर जो कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसने उन बच्चों को एक एक मिठाई का लालच दिया और वो सभी टहनी और पत्ते वहाँ से साफ़ करवा लिए। और देखते ही देखते वो बगीचा है पूरा का पूरा साफ़ हो गया। तभी उधर से राजा का एक कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा और उसने वो पूरा का पूरा ईंधन उस कुम्हार को बेच दिया। इससे क्या हो गया? उस निर्धन युवक के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। अभी उस युवक ने एक योजना बनाई। तो उसने क्या किया, एक बड़े बर्तन में पानी भर के और जो नगर है उसके द्वार पर गया। वहाँ पर घास काटने वाले लगभग 500 लोगों को उसने पानी पिलाया। इससे वो लोग खुश हो गए। उन्होंने बोला, बताओ हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो उसने बोला कि मैं एक दिन आपको बताऊंगा, तब आपको हेल्प करनी है। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की और उस व्यापारी से पता किया कि एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। तो ये सुन करके वो युवक उन घास काटने वालों के पास गया जिन्हें उसने पानी पिलाया था और उनसे बोला कि आप लोग मुझे घास का एक एक गट्ठर दे दो और अपनी घास मत बेचना जब तक कि मेरी न बिके। उसके बाद जब वो व्यापारी आया घोड़े लेकर के, उसे घोड़े के लिए घास चाहिए थी। जब उसे कहीं भी घास ना मिली तो उसने अपनी घास 1000 सिक्के में उस व्यापारी को बेच दी। और इस तरीके से उस निर्धन व्यक्ति ने चतुराई के सहारे से बहुत सारे पैसे कमा लिए। तो इस तरीके से ये सब जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध भिक्षु लोग जगह जगह पर लोगों को सुनाते थे।
तो ये पूरी की पूरी कहानी से या फिर इस कथा से हमें प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ स्रोत मालूम चल जाते हैं कि उस समय शहर, गांव या फिर जंगलों से जीवन की जुड़ी घटनाएं कैसी हुआ करती थी। मूर्तिकार कलात्मक ढंग से मूर्तियों को उकेरते थे और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां पर लोग आते जाते थे और देखते थे। उसके अलावा जैसे कि दिल्ली में ये वलय कूप मिला है। वलय कूप क्या है? एक तरीके से एक जल निकास व्यवस्था ही मान सकते हैं। और यहाँ पर एक सांची की, जो मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है, वहाँ पर एक मूर्ति कला का नमूना मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में। तो पूरे के पूरे शहर को या पूरे के पूरे नगर के क्रियाकलापों को एक इस मूर्ति पर, इस पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ऊपर मैंने वलय कूप का चित्र दिखाया है, तो अनेक शहरों में इस तरीके से वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप क्या है? गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे और प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में रहते थे। तो आप याद रखिए, वलय कूप का यूज क्या था? नाली के पानी के निकासी के लिए होगा, गुसलखाने के लिए होगा और कूड़ेदान के लिए ये यूज करते होंगे। महलों, बाजारों या फिर आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। खास करके लकड़ी, मिट्टी या फिर कच्ची ईंटों या फिर छप्पर के बने होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाईं और भविष्य में जो पुरातत्वविद हैं वो इनकी खोज नहीं कर पाए। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ पर जो नाविक या फिर जो यात्री जाते हैं उनके विवरणों से मालूम चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण एक अज्ञात यूनानी नाविक का है। तो ये जो विवरण है वो है भरूच। तो भरूच का एक यूनानी नाम था बेरिगाजा। वहाँ की कहानी है कि वहाँ पर बताया गया है कि जो भरूच यानी कि बेरिगाजा की जो संकरी खाड़ी है, वहाँ पर समुद्र में आने जाने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर राजा ने कुछ ट्रेंड और कुछ अनुभवी स्थानीय मछुआरों को जहाज लाने और ले जाने के लिए नियुक्त किया है। तो बेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था और हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए वहाँ पर जो व्यापारी हैं वो स्पेशल गिफ्ट लेकर के आते थे। इन गिफ्टों में चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हुआ करते थे। अभी हम बात कर रहे हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों में सबसे पहले पढ़ेंगे आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल होते हैं। इन्हें आहत क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक धातु की चादर, जो कि चपटी चादर हो सकती है, या पर उसे गोलाई में काट करके गोलिका बनाते थे और इन सिक्कों पर कुछ भी लिखते नहीं थे, बल्कि इन पर एक ठप्पे लगाए जाते थे, इसीलिए इनको आहत सिक्का बोला जाता है। ये सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे क्योंकि इनका पहले प्रचलन बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पर सिक्कों के बारे में जैसे बताया गया है कि सिक्कों के आधार पर ही संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता था। जैसे कि उस कहानी में आपने देखा कि उस व्यापारी ने उसको घास के बदले 1000 सिक्के दिए थे। तो सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया अभी, जो करीब 500 साल तक चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो पूछा जाए कि आहत सिक्के कौन सी धातु के बने होते थे, तो चांदी या फिर तांबा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा विनिमय, विनिमय मतलब व्यापार होता है, लेन देन। लेन देन के अन्य साधन भी हुआ करते थे। यहाँ पर संगम साहित्य की एक कविता में आपको समझ में आएगा कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, यानी कि धान को लेकर के जाते थे और नमक को लेकर के आते थे, आदान प्रदान करते थे। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग धान और नमक का विनिमय करते थे, आदान प्रदान करते थे। नगरों में और भी गतिविधियाँ होती थीं। वो क्या क्या गतिविधियाँ थीं कि लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से यह महत्वपूर्ण नगर रहा था। कौन सा महत्वपूर्ण नगर? वो है मथुरा। यहाँ पर मथुरा का उदाहरण लिया गया है। मथुरा इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था।
शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इस शहर में बहुत सारे मंदिर थे। मथुरा के आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा उस समय बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बताया जाता है लगभग 2000 साल पहले। तो इन्हें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं और मथुरा स्पेशली कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कृष्ण भक्ति के केंद्र के लिए ये आज भी बहुत फेमस है। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या फिर मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अक्सर शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे और वो अभिलेखों पर लिखवा देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। एक होते थे उत्तरी काले चमके पात्र, जिन्हें बोलते हैं NBPW। ये जो पात्र हैं वो एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। यानी कि इन्हें कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर हाई टेम्परेचर पर इन्हें बनाते थे, जिससे क्या होता था कि बर्तनों की जो बाहरी सतह है वो काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इन बर्तनों को शीशे की तरह चमक प्रदान करती थी। तो जो पुरा स्थल है जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन बर्तनों को क्या बोलते हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि अलग अलग ग्रंथों से हमें मालूम चलता है। कपड़े का उत्पादन एक बहुत महत्वपूर्ण था उस समय, जो कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, ये दो सेंटर थे कपड़ों के। एक तो नॉर्थ में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों लोग काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, यानी कि संगठन वो बनाते थे जिन्हें उस समय श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ हैं वो काम का प्रशिक्षण देती थी मजदूरों को, कच्चा माल को उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जबकि जो व्यापारियों की श्रेणी थी वो व्यापार का संचालन करती थी और ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां पर लोग पैसे जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। इस तरह से शिल्पकार और व्यापारी लोगों ने अपने अपने संघ बनाए थे। अर्थशास्त्र में ही उस समय कुछ नियम दिए गए हैं सूत कातने और बुनने के। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए काम में किन किन लोगों को लगाया जाता था उसमें? विधवाओं को, सक्षम या फिर अक्षम महिलाओं को, भिक्षुणियों को, वृद्धा वेश्याओं को, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों को, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को इन कामों में लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार मेहनताना दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थीं और फिर माल तैयार करके उन्हें भिजवा सकती थीं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थीं उन्हें अपना माल कारखाने तक जल्दी से जल्दी ले जाना पड़ता था, जहाँ पर उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या फिर इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलती थी और अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता है। तो इस तरीके के जो नियम हैं ये अर्थशास्त्र में मिले हैं। अब यहाँ पर पौंडीचेरी का एक नगर है अरिकामेडु। अरिकामेडु के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। लगभग 2200 से लेकर के 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पर दूर दूर से जहाज आते हैं, यात्री जहाज या फिर खास करके सामान वाले जहाज। तो यहाँ पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कि संभवतः हो सकता है गोदाम रहा होगा सामान रखने के लिए। यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या फिर
तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। कौन से पात्र मिले हैं? एम्फोरा जैसे। तो इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भूमध्य सागरीय एरिया से और इटली जैसे शहरों से, नगरों से उस समय यहाँ पर आदान प्रदान या फिर व्यापार हुआ करता होगा, जहाज आते होंगे। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था एरेटाइन को। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए इन चित्रों को, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये क्या है? जो अभिलेखित भी हैं और मिट्टी के बर्तन भी हैं, इनके ऊपर अभिलेख मिले हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अरिकामेडू में छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो कि संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। वहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभी अगर भारत के बाहर की बात करें उसी समय पर अन्यत्र में, तो हम चलेंगे एक रोम को देखेंगे। रोम जो कि उस समय का एक बहुत ही डेवलप शहर था। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका विकास लगभग तब हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे, यानी कि लगभग 2500 वर्ष के आसपास, 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे ऑगस्टस। उन्होंने करीब 2000 साल पहले शासन किया और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिरों और महल भी बनवाए थे। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर जिन्हें बोलते हैं, बनवाए थे। उनमें क्या होता था कि चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी और यहाँ लोग अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। ऑगस्टस ने स्नानागार भी बनवाए थे, जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय फिक्स किए गए थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, यानी कि जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरीके के एक्वाडक्ट बनाए गए थे, जिनके जरिए क्या होता था कि शहर के स्नानागार, फव्वार और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये सब बातें थी रोम की 2000 साल यानी कि 2500 साल के आसपास की। अभी यहाँ पर कुछ जगहों को हम भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे। तो यहाँ पर शुरुआत में मैंने आपको बताया था उन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था उस समय वेल्लला। आपने शुरुआत में अगर पढ़ा होगा, आप एक बार फिर से इसे देख सकते हैं वीडियो को दोबारा से। तो वेल्लला कहा जाता था। ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राय कौन काम करते थे? उनके दासों द्वारा ही खेती की जाती थी। तमिल के जो हलवाई थे उनको उनवार कहते थे। अधिकांश जो गृहपति वो भूस्वामी होते थे, यानी कि छोटी ज़मीनों के भूस्वामी होते थे, छोटे किसान होते थे। ग्राम भोजकों के काम क्या होते थे, वे शक्तिशाली क्यों थे? ग्राम भोजकों के काम होते थे जैसे कि अगर राजा उन्हें कर वसूलने के लिए देता था तो वो कर वसूलते थे। उसके अलावा वो पूरे के पूरे गांव के प्रधान या मुखिया हुआ करते थे और वो पूरे गांव में इतने शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि उस गांव के सबसे ज़्यादा पैसे वाले या सबसे पावरफुल लोग वही हुआ करते थे, इसीलिए वो शक्तिशाली हुआ करते थे। गांव और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनानी है आपको। तो गांव में कैसे शिल्पकार रहते थे, जो कि मैंने आपको ऊपर चर्चा करके बताया भी था कि कुछ कर्मकार, कुछ शिल्पकार लोग भी गांव में रहते थे। और शहर में कैसे लोग रहते थे जो कि आजीविका ढूंढने के लिए आते थे। अभी आपको सही जवाब ढूंढने हैं कि वलय कूप का उपयोग क्या था। नहाने के लिए तो नहीं होगा, कपड़े धोने के लिए नहीं होगा, सिंचाई के लिए ये भी नहीं होगा। तो जल निकास के लिए जैसे गुसल खानों से, बाथरूम से, उसके लिए किया जाता था वलय कूप का उपयोग। आहत सिक्के चांदी के, सोने के, टिन के या हाथी दांत के। तो चांदी और तांबे के बनाए जाते थे आहत सिक्के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी मथुरा नगर के बारे में। तो मथुरा महत्वपूर्ण गांव के लिए था, पत्तन के लिए था, धार्मिक केंद्र था या जंगल क्षेत्र था। तो ये एक धार्मिक केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण। श्रेणी क्या था? शासकों, शिल्पकारों, कृषकों या पशुपालकों का संघ।
तो ये शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था, तो यहाँ पर शिल्पकारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे। तो ऊपर कुछ औजार जैसे दिखाए थे, तो उन औजारों में जैसे कि सबसे खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कौन सा, अगर देखेंगे तो जो कुल्हाड़ी उसमें बनी है या हसिया बना है, तो ये खेती में काम आ जाते हैं। ठीक है, सड़ासी खेती के लिए काम नहीं आती है, सड़ासी किसी और काम जैसे कि किचन में काम के लिए काम आ जाती है। और यहाँ पर आपको तुलना करनी है कि अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि बलय कूप वगैरह बनाए गए थे, उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है NCERT क्लास 6 के इतिहास का खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हैं जिन्हें और देख लेते हैं कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के जो कि करीब 2500 साल पहले की बातें हैं। संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले, और अरिकामेडु का जो पतन है वो कि 2200 से 1900 साल पहले की घटना है। तो इसके अलावा NCERT के जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के जो 7 तक हैं कक्षा 6 के, उनकी वीडियो भी मैंने पहले बनाए हैं, आप लोग उन्हें देखिए, उसके बाद इसे पढ़िए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।